हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC गाइड पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम एलिमेंट 3 जानेंगे और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट अमंग्स द फोर। ठीक है, सबसे मेन है बिकॉज IG1 के सिनेरियो वाले एग्जाम में आपके एटलीस्ट 30 to 40 मार्क्स के क्वेश्चन 99% कन्फर्म है कि इसी एलिमेंट से आते हैं। बिकॉज ये बहुत बड़ा है, 8 भाग हैं इसमें और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको 8 भाग एक ही वीडियो में कवर करूं। एटलीस्ट 4-5 घंटे की वीडियो बन जाएगी फिर, है ना। तो बेहतर ये है कि मैं 40 मिनट 1 घंटे की वीडियो पहले 2 एलिमेंट्स 3.1 3.2 कवर करूं, फिर बचे हुए 6 को भी इंशाल्लाह 2-2 पार्ट्स कवर करके एक वीडियो में 3-4 वीडियो इस पर बना के आपको डिटेल्ड दूँ इंशाल्लाह। और साथ ही एक चीज़ ये भी क्लियर कर दूं कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियो से हो जाएगा या समझ जाएंगे यार कि लंबी वीडियो नहीं चाहिए, शॉर्ट वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। तो फिर आप IGC करने का इरादा छोड़ दें। अगर आपकी कमिटमेंट नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि 2 मिनट 4 मिनट की घुट्टी कोई आपको पिलाएगा और आप सीख जाएंगे, तो आई एम रियली सॉरी, बिल्कुल फिर तो IGC नहीं होने वाला ऐसे। और मैं आपको डीमोटिवेट नहीं बल्कि मोटिवेट कर रहा हूँ। मेरी आदत घुमाने की नहीं है, क्लियर कट है एकदम, बिल्कुल सच जो है बता दिया। कमिटमेंट देनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है 4 मिनट में आया, घुट्टी पी और IGC क्लियर, नहीं। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, कमिटमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है, कमिटमेंट देनी पड़ेगी। और मैं आपको ये डीमोटिवेट नहीं मोटिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस देखना पड़ेगा कैसे है नहीं है, IGC कैसे क्लियर करेंगे। बहुत कमिटमेंट, मेहनत चाहिए, ईमानदारी चाहिए। आप ही सोचें 5 मिनट यूट्यूब पर आएंगे और सीख के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा मेरी वीडियो से भी आपको हो जाएगा, आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। बट मेरी वीडियोस इतनी डिटेल में है कि आपको इंशाल्लाह से बहुत हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि आपको ये वीडियोस इतनी डिटेल में, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, यूट्यूब पर अवेलेबल है भी नहीं, ठीक है। तो मैंने ये आपके इतनी एफर्ट्स लगा के आप ही के लिए बना रहा हूँ, आपको फ़ायदा मिले, ठीक है। 8 लर्निंग आउटकम्स हैं, 8 भाग हैं इसके थर्ड एलिमेंट के, हम एक एक करके देखेंगे। और ये मैंने आपको इसलिए बोला कि आप लोगों को मोटिवेट मिले और सही बात आप समझें कि वाकई में मेहनत लगेगी, 2 मिनट की वीडियो से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम स्लाइड लेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे, ठीक है। और ये आप ही के लिए है। ये देखिए 3.1 है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। यहाँ पर आपको एक साइकिल दे दिया गया है, साइकिल में आपको दिखा दिया है सेफ्टी कल्चर। सेफ्टी कल्चर किससे बनता है? सेफ्टी कल्चर को बनाने के लिए ये सारे फैक्टर्स, फीचर्स, कंपोनेंट की ज़रूरत है। क्या क्या है देख सकते हैं आप लोग, ये स्लाइड जस्ट एज आप लोगों को समझाने के लिए एक साइकिल दे दी गई है। इसमें वर्कफोर्स इन्वॉल्वमेंट है, सेफ्टी रूल्स प्रोसीजर्स है, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग है, ट्रेनिंग है, सेफ्टी कम्युनिकेशन है, और आपका रिपोर्टिंग सिस्टम है, मैनेजमेंट कमिटमेंट है, टीम वर्क है। इन तमाम को मिला के सेफ्टी कल्चर बनता है, ठीक है। एंड हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पे एक और आपको बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि मोस्टली IG1 का जो 100 नंबर का OBE एग्ज़ाम होता है, उसमें एटलीस्ट 15 से लेके और 25 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको ये पूछा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हेल्थ एंड सेफ्टी पॉजिटिव कल्चर था, क्या नेगेटिव कल्चर था, या क्या हेल्थ एंड सेफ्टी पॉजिटिव कल्चर्स के इंडिकेटर्स थे, क्या नेगेटिव इंडिकेटर्स थे। ये एटलीस्ट 15 नंबर से लेके 25 तक का क्वेश्चन होता है। तो इसको बिल्कुल आप सीरियसली लें, मजाक में ना लें, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वाकई में IGC करना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कवर करते हैं, आइए डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेफ्टी कल्चर कैन बी डिफाइंड एज द शेयर्ड एटीट्यूड्स, values, beliefs and behaviors relating to health and safety. It is the result of the shared attitudes, belief, competencies, perceptions and patterns of behavior in the organization. ठीक, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर बेसिकली एक तरीके का ये आपका एटीट्यूड है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपका ये बिलीव है, एटीट्यूड है, ये आपकी वैल्यूज़ है, मोरल्स हैं, है ना, आपका कॉम्पिटेंसी है, आपकी परसेप्शंस हैं, ठीक है। मतलब ये इन तमाम का मिक्सचर है। इन शॉर्ट ये वो है जो आपके बिहेवियर से आप बता रहे होते हैं कि आप वाकई में हेल्थ एंड सेफ्टी को, फॉर एग्जांपल आप किसी काम को करते हुए, काम से पहले आपने PPEs पुट ऑन किया कि नहीं किया, आप हेल्थ एंड सेफ्टी को कितना सीरियस ले रहे हैं, आप इंस्पेक्शंस वगैरह या चेकलिस्ट वगैरह या फिर हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसीज़ हो गई या इंडक्शंस हो गए या ट्रेनिंग हो गए या सेफ बिहेवियर हो गया, इन तमाम के रिगार्डिंग आपका एटीट्यूड कैसा है,
आप कितना उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, आपके बिहेवियर से वो चीज़ कितनी झलक रही है कि फॉर एग्जांपल हम ये बोल सकें कि यस कि आपके बिहेवियर से ये पता चल रहा है कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके सीरियस हैं, है ना। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपके एक्शन से, आपके बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से पता देती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का कल्चर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। समझ गए? तो ये एक सेट ऑफ कलेक्शन है एटीट्यूड्स का, वैल्यूज़ का, बिलीव्स का, आपने देख लिया, ठीक है। इसी तरीके से आपको और इजीली करने के लिए क्लियरिफाई कर दिया। पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर होता है मतलब नेगेटिव सेफ्टी कल्चर। पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर मीन हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट टू एवरीवन, देयर इज़ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी एंड लीडरशिप, managers and directors lead on safety and workers believe in it, health and safety performance is good, people work safely, there are fewer accidents and ill health cases events। ठीक, ये पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर आपका दिखाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मीन्स हर एक के लिए, वेदर इट इज़ एम्प्लॉय और वेदर इट विल बी अ डायरेक्टर और मैनेजर, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ एंड सेफ्टी। खाली बातों में नहीं, उनके एक्शन से उनको पता चलता है। सबके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मौजूद है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, जो जिससे पता चल रहा है कि ना सिर्फ पॉलिसी बल्कि लीडरशिप, मैनेजर्स कमिटमेंट दिखाते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं डे टू डे साइट एक्टिविटीज़ के अंदर, पता करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की क्या परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स लीड ऑन, फ्रंट से लीडर जो होता है अपर मैनेजमेंट का, वो फ्रंट से लीड कर रहा होता है, तो पता चल रहा होता है कि वाकई में दे आर सीरियस अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंसेस इज़ गुड, परफॉर्मेंस अच्छी होती है हेल्थ एंड सेफ्टी को। आपके साइट पे एक्सीडेंट्स की घटनाएं कम होती हैं, नियर मिसेस कम होती हैं, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर अच्छा होता है, बिहेवियर अच्छा होता है, एटीट्यूड अच्छा होता है। ये सब पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर बता रहा होता है। आप इन्हीं चीज़ों से क्या इंडिकेटर्स हैं जो जिनसे हम पता करें कि पॉजिटिव कल्चर है कि नहीं है, वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। बट पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर आपको एक तरीके से क्लियर कट यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसको जस्ट इसका उलट अपोजिट वो नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में ये महसूस करते हैं, अरे यार सेफ्टी वेफ्टी कुछ नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब बकवास है, हटाओ यार काम करो। ये नेगेटिव सेफ्टी कल्चर है ना। बंदों के अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है, बंदे साइट पर ऐसे आ रहे हैं, कंपनी में ऐसे आ रहे हैं जिनको कुछ आता ही जाता नहीं है काम वाम को, और रिक्रूटिंग उसकी ऐसी हो गई, एचआर ने उनको हायर कर लिया, कंपनी का मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कह रहा, उठा के लिया है बंदे जिन्होंने कभी साइट नहीं देखी और उनको डाल दिया। कॉम्पिटेंसी लेवल ज़ीरो है, ना उनको ट्रेनिंग देने में इंटरेस्टेड है। ये नेगेटिव कल्चर है। ठीक, हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस पुअर है किसी भी सेक्टर में, ऑडिट से लेके हर तरह की मॉनिटरिंग में पता चल रहा है कि एक्सीडेंट केस ज़्यादा हैं, बंदे भागना चाह रहे हैं, बंदे का दिल नहीं लग रहा, बंदे सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ पर। ये पुअर परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन की। बहुत ज़्यादा लैक ऑफ अटेंशन डिटेल्स और प्रोसीजर्स पता ही नहीं। बंदों से पूछो भैया इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रोसीजर क्या है, कहाँ पे नियर मिस रिपोर्टिंग करनी है, वर्कर से पूछा, वर्कर जानता ही नहीं, कह रहा है साहब पता ही नहीं है। ये नेगेटिव कल्चर शो कर रहा है, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं पॉजिटिव, और ये बहुत सीरियस है ना। अगेन इसको मैं बार बार रिपीट तो नहीं करूँगा, बट क्लियर कर दिया, तो इसको आप लोग ध्यान में रख के चलें कि ये एकदम क्लियर कट है ना। क्योंकि मेरा यकीन ये है कि जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं और जो वाकई में अपनी कमिटमेंट दिखा रहे हैं, तो उनके लिए 1 से 2 बार बहुत है। अदरवाइज़ 100 बार भी रिपीट करें और करने वाला सीरियस नहीं हो तो फिर वो बेकार है। नेक्स्ट स्लाइड को कवर करते हैं। फीचर्स ऑफ अ पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर। फीचर्स मीन्स ये फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं एक अच्छे पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर के लिए। क्या क्या? मैनेजमेंट कमिटमेंट। अगेन मैनेजमेंट कमिटमेंट इज़ द मोस्ट एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल और द मोस्ट फंडामेंटल की एलिमेंट और कंपोनेंट टू डेवलप अ गुड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैनेजमेंट कमिटमेंट के बिना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा डेवलप हो सकता है, ना फॉलो करवाया जा सकता है। बिकॉज रीज़न इज़ वेरी सिंपल, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स वो सबसे ज़्यादा पावर में होते हैं। अगर उनकी पावर सबसे ज़्यादा है, अगर वो सीरियस होंगे, वो एक बार खुले तौर पे ऐलान कर देंगे कि हम कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो इसका मतलब नीचे तक जो बैठे हैं वो सब सीरियस हो जाएंगे। अगर वही अपना बिहेवियर एटीट्यूड से दिखा रहा है अपने ढीलापन को, तो इसका मतलब दे आर नॉट सीरियस, वो नीचे तक सब ढीले ही पड़े रहेंगे। क्लियर है? तो मैनेजमेंट कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड हेल्थ एंड सेफ्टी वेल बैलेंस, बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, उसका भी ध्यान रखें एंड हेल्थ एंड सेफ्टी को भी वेल बैलेंस्ड करें। ये फीचर्स ये भी इंपॉर्टेंट होता है ना, दोनों को साथ रखें। एडिक्वेट रिसोर्सेज डिवोटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी वेलनेस, एडिक्वेट रिसोर्सेज मीन्स मैन पावर, मनी, टाइम, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, इनको अच्छे से आप मैनेज करें, हेल्थ एंड सेफ्टी पे खर्च करें, अच्छे से इनको खर्च करते हुए मैनेज करें, ध्यान रखें, ठीक। डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमन स्टाइल ऑफ द डायरेक्टोरेट, मतलब यहाँ पर आपको आज़ादी मिले कि कोई भी अपनी कंप्लेन को रख सके, बात रख सके, ऐसा ना हो कि उसके मन में डर हो, यार मैं अगर फलाने साहब के पास जाके अपनी बात रखता हूँ तो वो डांट के भगा देंगे या वो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं, सीरियस ही नहीं लेंगे, वो कहेंगे अरे चल चल काम कर कर। तो इट मीन्स ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। रेगुलर एंड फॉर्मल इंटरेक्शन, बातचीत का साधन बनाए रखें, है ना, रेगुलर एंड फॉर्मल इंटरेक्शन होती रहे हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ को लेके या परफॉर्मेंसेस को लेके, फीडबैक को लेके, सेफ्टी कंट्रोल्स को लेके, मेजर्स को लेकर आप एक रेगुलर एंड फॉर्मल इंटरेक्शन डेवलप करें, ठीक है। प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग का ख्याल रखें, ट्रेनिंग होनी चाहिए। हाई लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब से सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा हो, बंदे का दिल कर रहा हो कि बहुत अच्छी है यार, यहाँ पे काम करने में अच्छा लगता है, एवरीथिंग इज़ गुड, तो मीन्स इट इज़ अ साइन ऑफ अ पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर। एर्गोनॉमिक प्लांट स्टाइल एंड डिज़ाइन, एर्गोनॉमिक मीन्स ऐसी तरीके से आप चेयर से लेके, इक्विपमेंट से लेके, मशीनरी को डिज़ाइन करना जिसमें आप बॉडीली को हर तरीके से होने वाले हार्म, स्पेशली जो हम कहते हैं, जो हमारा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होता है, बैक पेन होता है, फिंगर में कोई या हैंड में कोई इस तरीके से एक्सेसिव यूज़ करने से टाइपिंग वगैरह जो होता है, जिसमें हम एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन करते हैं चेयर को या मशीनरीज को, प्लांट को, जिसमें हम बॉडी को इफ़ेक्ट होने से रोकते हैं, तो ये हमारा एर्गोनॉमिक स्टाइल यहाँ पे दिखाया रखा है, ठीक है। वर्कफोर्स पिक्ड फॉर देयर सेफ्टी माइंडसेट्स एंड बिहेवियर, ऐसे वर्कफोर्स को लेना, बंदों को लेना जो अपने अच्छे बिहेवियर्स के लिए, अच्छे माइंडसेट के लिए, सेफ्टी के रिगार्डिंग जाने जाते हैं, तो उनको पिक करना। ये सारे फीचर्स हैं, कंपोनेंट हैं, फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो हम अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आगे आपका सेफ्टी कल्चर इंडिकेटर्स आपको पता कैसे चलेगा कि कल्चर नेगेटिव है या इंडिकेटर नेगेटिव है या पॉजिटिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो देखिए एक्सीडेंट्स, एब्सेंटीज्म, स्टाफ टर्नओवर, लेवल ऑफ कंप्लायंस, कंप्लेंट्स रिगार्डिंग वर्किंग कंडीशंस, दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, ठीक। ये सारे आपके इंडिकेटर्स हैं जिनको देखकर आप पता कर सकते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर यहाँ पर पुअर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। इनके अलावा भी आप और डिटेल्स में भी कल्चर्स इंडिकेटर्स होते हैं, तो इसको और क्लियर से देखिए। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो नेगेटिव, और अगर बिल्कुल नहीं है इट मीन्स पॉजिटिव। बट ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट हो रहे हैं पर आपने छुपा लिए, उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही, तो वो गलत है। जेन्युइनली आपके हेल्थ एंड सेफ्टी का इतना अच्छा अरेंजमेंट है, इतना अच्छा सिस्टम है मैनेजमेंट कि सब कुछ की वजह से एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव इंडिकेटर है, ठीक है। और कल्चर आपका पॉजिटिव दिखा रहा है ये। इसी तरीके से एब्सेंटीज़म आपका समझ गए आप, अगर बीमारियों की वजह से छुट्टी बिल्कुल नहीं कर रहे बंदे, ना बीमारी पड़ रहे हैं काम की वजह से, तो इट मीन्स ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का। लेकिन अगर बीमार पड़ रहे हैं आपके वर्क पे काम की वजह से, ये नेगेटिव इंडिकेटर है। अगर बंदे भाग रहे हैं काम की वजह से, आपके गंदे मैनेजमेंट की वजह से, इट मीन्स ये नेगेटिव इंडिकेटर है। अगर भाग नहीं रहे, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स ये पॉजिटिव इंडिकेटर है। सेम कंप्लाइंस का पालन हो रहा है तो पॉजिटिव है, नहीं हो रहा तो नेगेटिव है। इसी तरीके से नीचे देखें फ्रीक्वेंट इंडिकेटर्स ऑफ द ह्यूमन, कुछ ऐसे फ्रीक्वेंट इंडिकेटर्स ह्यूमन फैक्टर प्रॉब्लम्स के जो हकीकत में मैनेजमेंट कंपनी की कमियों की वजह से होते हैं। वहाँ डायरेक्टली इंसान जिम्मेदार नहीं है, बट उसको ऐसे पोर्ट्रे कर दिया जाता है कि ये जिम्मेदार है। फॉर एग्जांपल देखिए, ह्यूमन एरर्स आइडेंटिफाइड एज द कॉज ऑफ मेनी एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स। ये आदमी को हम हर एक्सीडेंट पे बंदे को पकड़ना कि ये इस वर्कर की वजह से हुआ है, ब्लेम गेम, ये इस आदमी की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। हकीकत में वो एक्सीडेंट गंदे मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से, उसके अंदर कोई सिस्टम नहीं था, अरेंजमेंट नहीं था, प्रोविजन नहीं था सेफ वर्क का, ना कंट्रोल्स मेजर्स थे, ना रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड था, ना कोई फंक्शन था, ना ट्रेनिंग थी, XYZ कोई अरेंजमेंट नहीं था, तो एक्सीडेंट हो नहीं था, ना इंस्पेक्शन थे, कुछ भी नहीं था, ना सुपरविजन था। लेकिन ब्लेम किसको ठहरा दिया, इस आदमी की वजह से हुआ। तो ये
गलती करी ऑर्गेनाइजेशन ने, कमी है मैनेजमेंट में, बट लेकिन जाहिर ऐसा हो रहा है कि आदमी के ऊपर गलती थोप दी, समझ रहे हैं। इसी तरीके से एक एक करके आप देख सकते हैं, ये दे रखा है हाई रेट्स ऑफ एब्सेंटीज़म और सिकनेस, हाई डिग्रीज ऑफ स्टाफ टर्नओवर, वही स्टाफ का छोड़ के चले जाना, बीमार ज़्यादा पड़ना, इसके रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बंदे बीमार पड़ रहे हैं, सिकनेस हो रहे हैं, है ना, मैनेजमेंट की कमियों की वजह से। ये ध्यान रखिए, मैनेजमेंट की कमियों की वजह से, मैनेजमेंट की कमी की वजह से छोड़ के चले जाना। सिग्निफिकेंट रिपोर्ट्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अमंग द वर्कफोर्स एंड एम्प्लॉयज़, बंदों के अंदर, एम्प्लॉयज़ के अंदर सेटिस्फैक्शन ना होना, वो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, XYZ रीजंस लेके, है ना। तो वो एक, ये सब क्या है, दीज आर ऑल पुअर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एंड द साइंस एंड द इंडिकेटर्स आर नेगेटिव, है ना, नेगेटिव हैं सारे इंडिकेटर्स, और पुअर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है, बिल्कुल पुअर है, नेगेटिव है, पॉजिटिव हम इसको नहीं कह सकते। तो ये याद रखें, क्वेश्चंस आते हैं कि पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी इंडिकेटर्स क्या हैं, नेगेटिव सेफ्टी हेल्थ एंड इंडिकेटर्स क्या हैं, है ना। फॉर एग्जांपल इसको और ब्रीफ में जान लें, मैं साइड पे कोई बंदा सिगरेट पी रहा है, सिगरेट शेल्टर रूम है, बट वो वहाँ नहीं पी रहा, वो किसी दूसरे रूम में पी रहा है जहाँ पे अलाउड नहीं है, इट मीन्स इट इज़ अ नेगेटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। वो नेगेटिव अपने बिहेवियर से, क्योंकि आपने पढ़ा ना, सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एक कलेक्शन है एटीट्यूड्स का, बिहेवियर का, परसेप्शंस का, कॉम्पिटेंस का। तो वहाँ पे वो उसका एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, गलत है टूवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। वो वहाँ स्मोक कर रहा है जहाँ इजाज़त नहीं है, वो वहाँ बाथरूम कर रहा है जहाँ इजाज़त नहीं है, वो ऊंची आवाज़ में बुली कर रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, डरा रहा है जूनियर्स को, है ना, बदतमीज़ी करना, गाली गलौज करना, फिजिकल हो जाना, इस तरह की वायलेशंस करना, ये सब नेगेटिव इंडिकेटर्स हैं, नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को दिखा रहा है ना। तो खाली नेगेटिव और पॉजिटिव हम यहाँ तक लिमिट नहीं करेंगे कि एक्सीडेंट, एब्सेंटीज़म, स्टाफ, लेवल ऑफ कंप्लायंस एंड कंप्लेंट्स, यही 5 नहीं है जिनसे हम पता करेंगे कि इंडिकेटर्स या हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव है या सेफ्टी है। इनके साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद ही हो जाएगी ये समझकर कि अगर बिलीफ अच्छा नहीं है, एटीट्यूड अच्छा नहीं है, बिहेवियर नहीं है, तो वो भी सारे क्या हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को ही दिखा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसीलिए अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है कि बताइए, तो आप गौर से देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन उस सिनेरियो के अंदर पढ़ेंगे, और पढ़ते टाइम आप देखेंगे कौन बंदा वहाँ पे गाली दे रहा है या बकवास कर रहा है या ऊंची आवाज़ कर रहा है, या कौन जानबूझ के कानून तोड़ रहा है, या कोई सिगरेट पी रहा है, या कोई सफाई के लिए रिपोर्ट्स आ रही है, कंप्लेंट्स आ रही है, पर उनको अनदेखा कर रहा है। किसी ने कंप्लेंट करी, मशीन ठीक करवा लीजिए, बट उनकी कंप्लेंट्स को अनदेखा कर रहा है। ये सारे साइंस दिखा रहे हैं क्या, बिहेवियर ख़राब दिखा रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, परसेप्शंस दिखा रहा है ना, उसके बिलीव्स दिखा रहे हैं। ये सब क्या दिखा रहे हैं, ये गंदे नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इंडिकेटर्स तो हैं, पुअर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट कर रहा है, दिखा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हमें इस तरीके से टेक्निकली अपने आंसर्स को उठाना होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड को कवर करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या आई है। इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स, मतलब कि हम अपनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर वर्कमेट्स, कलीग्स हों, वो कलीग्स हमारे साथ वाले हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा काम वाली जगह पर बंदों का ग्रुप जो आपको पॉजिटिवली या नेगेटिवली दोनों वे में आपको इफ़ेक्ट करे, आपको मजबूर करे किसी चीज़ को करने में या तोड़ने में, कानून को या कानून का पालन करने में। अगर कर रहा है तो वो पॉजिटिवली, अगर कानून तोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है तो वो नेगेटिव है। मतलब ग्रुप का आपके ऊपर एक इन्फ्लुएंस होना और असर होना, उसका इम्पैक्ट होना, वो आपको मजबूर कर रहे हैं कि तू भी हमारी तरह आ जा, कोई परमिट नहीं होगा, कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, काम ऐसे ही चलेगा, आ जा हमारे साथ शामिल हो जा, अपने साथ करना, मतलब नेगेटिव असर डालना, ज़बरदस्ती अपने ग्रुप से, ताकत से या कुछ भी अप्रोच के द्वारा उसको अपने में शामिल करना और मजबूर करना कि रूल्स तोड़ो। अगर वो अच्छा एम्प्लॉय है तो उसको मजबूर करना और अपने में शामिल कर देना, ठीक है। बट अगर ये ग्रुप अच्छा है तो अच्छे तरीके से भी इन्फ्लुएंस कर सकता है एक ऐसे एम्प्लॉय को जो सीरियस नहीं है, तो उसको अच्छे से इन्फ्लुएंस करे कि यार तुम फॉलो करा करो, ग्रुप उसे समझाए। तो ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, आइए। यहाँ पे हमारा 3.1 ख़त्म होता है, ये एंड ऑफ सेक्शन क्विज़ आया, ये आप अपने नॉलेज के लिए देख लें, इसका आंसर खुद ही दें, है ना। अब हम इसके बाद 3.2 को कवर करेंगे, तो आइए 3.2 देखते हैं। मैनेजमेंट कमिटमेंट अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, है ना।
तो ये ध्यान रखें, मैनेजमेंट कमिटमेंट के ऊपर ऑलरेडी बात हो रखी है, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है और ऑलरेडी ये एलिमेंट 2 में भी हमने कवर कर लिया है ना मेरे चैनल पे। लेकिन आपको बता दूं, मैनेजमेंट कमिटमेंट क्या है, सीनियर मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लीडरशिप दिखाएं, हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रति मोटिवेट करें, है ना, लीडरशिप क्लियर हो, क्लियर पॉलिसी हो उनकी, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रायोरिटाइज करें, टारगेट्स क्लियर सेट हो, कमिटमेंट जो हो ऊपर से नीचे तक ऑर्गेनाइजेशन में लोअर से लेकर टॉप हिरार्की तक सब को एकदम क्लियर कट हो, किसी को कुछ समझने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। और अपनी कमिटमेंट वो पूरा तरीके से दिखाएं, अपनी लीडरशिप की क्वालिटी को दिखाएं, है ना, अपना एटीट्यूड पॉजिटिवली दिखाएं ताकि उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हर एक एम्प्लॉयज़ के अंदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पड़े, है ना। और इसको इंश्योर करें और अपनी विजिबल लीडरशिप मतलब विजिबल लीडरशिप मतलब ऐसी लीडरशिप, उनके ऐसे एक्शन टॉप मैनेजमेंट के कि वो दिखाई दें, पता चले, है ना। विजिबल लीडरशिप का मतलब दिखाई देना। तो कैसे दिखाई देंगे, खुद सेफ बिहेव करें, सामने से एग्जाम अपने आप को फ्रंट से लीड करते हुए दिखाएं कि देखो मैं पालन करता हूँ, अगर मैं साइट पर आया हूँ तो मैं हार्ड हेड भी पहनूंगा, सेफ्टी शू भी पहनूंगा, जैकेट भी डालूंगा, मैं साइट के अंदर तभी जाऊंगा, भले ही मैं मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों ना हूँ या डायरेक्टर क्यों ना हूँ, बट पीपीईस को मैं भी पहनूंगा साइट में जाने से पहले। देन इट इज़ अ क्लियर कट साइन दैट दे आर interested and they are also, I mean, spreading and giving the clear message to each and everyone that health and safety procedures should be followed and should not be breached at any condition। ठीक, क्लियर कट पालन करें, किसी भी कंडीशन में इसका उल्लंघन नहीं हो। इन्वॉल्वमेंट इन द डे टू डे एक्टिविटीज़ में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग में पार्टिसिपेशन लें, टीबीटी देखें किस तरीके से हो रही है, परमिट सिस्टम जाके चेक करें, है ना, बंदे किस तरीके से इंटरेक्ट करें, कैसे इंस्पेक्शन हो रहा है जाके फिजिकली चेक करें। ये डायरेक्टर्स जब चेक करेंगे तो वर्कर्स, लेबर और जो भी आसपास मौजूद होगा उन लोगों को पता चलेगा, यार बताओ डायरेक्टर होके भी इतना सीरियस है, तो वो एक मैसेज जाएगा। इसी तरीके से अगेन आपका अटेंड करें सेफ्टी मीटिंग्स को, सेम थिंग है, टेकिंग पार्ट इन सेफ्टी टूर्स, ऑडिट वगैरह में हिस्सा लें, देखें ऑडिट्स के कैसे मतलब प्रोसीजर कर रहे हैं, किस तरीके से ये लोग कंडक्ट कर रहे हैं, सेफ्टी टूर्स अटेंड करें, सेफ्टी टूर्स फॉर विद मैनेजमेंट मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स के साथ, सेफ्टी मैनेजर्स के साथ अपनी पूरी मैनेजमेंट टीम को उठाएं और साइट का राउंड लेने निकल जाएं। इससे क्या है, वो नीचे जो मैनेजर बैठे हैं साइट पे, जितने भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन XYZ, इनको पास भी एक अच्छा मैसेज जाएगा, यार डायरेक्टर भी सीरियस रहता है, हमें उठा के लेके जाता है राउंड पे। तो ये मैसेज देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप मैसेज नहीं देंगे, इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे, अपनी कमिटमेंट नहीं दिखाएंगे, मीन्स फिर तो बेकार है, क्योंकि ऊपर से अगर कमिटमेंट नहीं आती है तो नीचे तक सब बंदे ढीले पड़े रहते हैं। ठीक है, चेंज को, हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए चेंज को प्रमोट करें और सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर्स को एनफोर्स करें, लागू करें, लागू करने के साथ साथ इंश्योर करें, फीडबैक लें, हाँ भाई इम्प्लीमेंट हुआ, पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस चीज़ को इंश्योर करें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कवर करते हैं कॉम्पिटेंस। आप जानते हैं कॉम्पिटेंसी लेवल हम सुनते हैं, तो कॉम्पिटेंस होता क्या है, कॉम्पिटेंस का देखें यहाँ पे क्लियर कट है, द क्वालिटीज दैट पर्सन नीड्स टू adequately fulfill the task required of them are part of the function in which they are competent, knowledge, ability, training, experience। कॉम्पिटेंसी का मतलब है बंदा जो भी हो, XYZ, वर्कर हो, मैनेजर हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, वो अपना जब काम करने के लिए आ रहा है, जिस चीज़ के लिए उसको कंपनी हायर कर रही है, तो कंपनी मेक श्योर करे इसके पास वो नॉलेज है, वो एबिलिटी है, वो ट्रेनिंग है, वो एक्सपीरियंस है ना। तो ये चीज़ें देखेंगे तभी हम कर सकते हैं कि या ही इज़ अ कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, फैक्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं, एविडेंस ऑफ क्वालिफिकेशन की एविडेंस होनी चाहिए, आप देखें उसकी क्वालिफिकेशन की एविडेंस देखें, लेवल ऑफ ट्रेनिंग चेक करें उसकी, मेंबरशिप ऑफ पर्सनल बॉडी देख सकते हैं आप, है ना, अंडरटेकिंग रिटन ऑफ प्रैक्टिकल असेसमेंट, रेफरेंस और रिकमेंडेशंस। तो इस तरीके से आप कॉम्पिटेंसी लेवल को एंश्योर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कवर करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज़ वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट, है ना, ऑफ अ गुड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। किस तरीके से कम्युनिकेट करें, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अगेन यही नहीं है कि सिर्फ रिस्क असेसमेंट बनाया, पॉलिसी डेवलप किया, प्लान डेवलप किया, इंस्पेक्शन किया, चेकलिस्ट बनाई, मीटिंग्स के फॉर्म डेवलप करे, ऑडिट्स हो गए, झंझट खत्म, अब बैठ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट, है ना। बंदों को पता कैसे चलेगा कि फिर हो क्या रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ठीक है,
कम्युनिकेशन उनको बताना, ठीक है। कम्युनिकेशन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास कम्युनिकेट करने के लिए 3 असरदार तरीके होते हैं, है ना। हम एक एक करके लेंगे। यहाँ पर देखिए बैरियर्स दिए गए, एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, कौन से कम्युनिकेशन। आप जानते हैं कम्युनिकेशन वर्बल भी होती है, रिटन भी होती है, वर्चुअल भी होती है, ग्राफिक्स के द्वारा भी होती है। तो इन तमाम के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक एक करके इनको कवर करेंगे, ठीक है। ये बैरियर्स आपको दे दिया है। यहाँ पर फिर इसी तरीके से द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, टू इन्फॉर्म, टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड कंसल्टेशन, ठीक है। प्रोविजन ऑफ डेटा, वन वे प्रोसेस, इन्फॉर्मिंग, कंसल्टेशन। इन तमाम को हम एक एक करके यहाँ से अब कंक्लूड करेंगे, ठीक है। देखिए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वर्बल है, रिटन है, ग्राफिक है। एक एक करके देखते हैं। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन वर्बल क्या है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ आपके साथ बात करना लाइव फेस टू फेस, वर्बल, इट इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये क्या क्या है, इंस्ट्रक्शन है, इंटरव्यूज़ है, मीटिंग है, लेक्चर्स है, ब्रीफिंग है, इन्फॉर्मल टॉक्स है, एक्सेट्रा। इसके एडवांटेजेस क्या है, डायरेक्ट होती है, जैसे मैं आप बात कर रहे हैं डायरेक्ट बात कर रहे हैं, एकदम डायरेक्ट है। टू वे है, दोनों तरफ से, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ आप भी कुछ बोल रहे हैं। क्विक है, फास्ट होती है ना, टाइम नहीं लगता। जैसे हम लिखते हैं तो लिखने में टाइम लगता है, बट बोलने में टाइम नहीं लगता, तेज़ी से बातचीत हो जाती है। इंस्टेंट फीडबैक, एक दूसरे की फीडबैक इंस्टेंट उसी टाइम मिल जाती है। ईजी टू डू, आसान है बात करना, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका, नो रेफरेंस, कोई रेफरेंस नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई इस एक प्लानिंग के तहत तैयार नहीं करी हुई है, जस्ट ऐसा मिले वर्बल बात हुई निकल गए, कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं था, वेल प्लान नहीं था कि या ये इसके पास मैं जाऊंगा तो ऐसे बात होगी। अनस्ट्रक्चर्ड है। इनकंसिस्टेंट मैसेज, कुछ ऐसे मैसेज भी हो सकते हैं जो इनकंसिस्टेंट है, जो बोलना नहीं चाह रहे हो बट वो पहुंचा दें, वो हम बोल पड़े, ठीक है। टू मच फॉर मेमोरी, इतना ज़्यादा होता है कि याद रखना मुश्किल हो जाता है। और साथ में एक डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड ऑडियंस, लिमिटेड रहती है। हम आप बात कर रहे हैं, 2-4 लोग मिलकर बात कर रहे हैं, 5-6, लिमिटेड ऑडियंस है, कुछ सीमित तक, मतलब बड़े लेवल पे हम इसको नहीं भेज सकते। लाइक मैं और मेरा एक कलीग बेंगलोर तक है, तो मैं बेंगलोर और चेन्नई एक साथ सबको तो नहीं भेज सकता ना बात करके, है ना। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन रिटेन, रिटेन मतलब लिखकर जो हम कम्युनिकेट करते हैं, लेटर्स, मेमोज, रिपोर्ट्स, कोर्स, हैंडबुक्स, नोटिसेस, हैंडआउट्स, नोटिसेस, प्रोसीजर्स, सेफ्टी पॉलिसी, फॉर्म्स, रूल्स एंड बुक्स। ये सारे एग्जाम्पल हैं रिटन कम्युनिकेशन के। इनके एडवांटेज क्या हैं, परमानेंट रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड रहता है, रेफरेंस रहता है आपके पास। कंसिस्टेंट मैसेज, एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं कंसिस्टेंट है। एक्यूरेट डिटेल्स, जो आपको डिटेल्स देनी है वो आपने लिख लिया, या पॉलिसी है, पॉलिसी में जो आपको करना था आपने वो कर लिया, फॉर्म में जो आपको मेंशन करना है वो कर लिया, प्रोसीजर्स के बारे में जो आपको लिखना था वो कर दिया, तो एक एक्यूरेट डिटेल्स है, ठीक है। ब्रॉड ऑडियंस एंड ऑथोरिटेटिव, ब्रॉड ऑडियंस मतलब आप एक साथ ये सबके पास पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिसी है, या फिर आपने एक साथ मेल के द्वारा, लेटर्स के द्वारा, रिपोर्ट्स के द्वारा दे दिया। ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेटिव होती है मीन्स इट कैन बी, मे बी इट कैन बी फ्रॉम द डायरेक्टर्स, मे बी इट कैन बी फ्रॉम द अपर मैनेजर्स और मिडिल मैनेजर्स, तो ऑथोरिटेटिव के साथ होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, मे नॉट बी रीड, इसे हो सकता है आपने भेज दिया मेल पे लेकिन कोई पढ़ा ही नहीं उस दिन, 2 दिन तक नहीं पढ़ा, है ना, 3 दिन तक नहीं पढ़ा। आपने लेटर भेज दिया, लेटर पहुंच गया, लेटर मिला ही नहीं, या लेटर उसको मिला भी तो वो पढ़ ही नहीं रहा, साइड में रखा हुआ है। वन वे होती है, रिटन एक वे होती है, मतलब 2 वे नहीं होती, सिर्फ आपने लिख के भेज दिया, अगला तो उसको कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगला को तो सिर्फ रिसीव करना है। ऑफ इन द फीडबैक, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्ट, मिस इंटरप्रेशन, टाइम लगता है लिखने में, ठीक है। ऑफन नो फीडबैक, इसका फीडबैक नहीं होता, कोई आपने क्या भेजा, नहीं लिख कर भेजा, डाला, इसका कोई फीडबैक आपको नहीं आता है ना। टाइम लगता है लिखने में, लेटर टाइप करने में। कॉस्ट होता है, जाहिर सी बात है भेजना या फिर कुछ भी तैयार करना तो उसमें कॉस्ट तो जाती ही है। मिस इंटरप्रिटेशन, इसको मिस इंटरप्रेट भी किया जा सकता है ना, तो इस वजह से ये इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये विजुअल ग्राफिक्स है ना, वीडियोस, कंप्यूटर पोस्टर्स एंड विजुअल एड्स के द्वारा हेल्थ एंड सेफ्टी को कम्युनिकेट करना, हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में जानकारी देना। तो ये क्या कंसिस्टेंट होता है, बड़े ग्रुप को आकर्षित भी करता है, बड़े ग्रुप तक ये पहुंचता भी है ना, रोमांचक होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, बोरिंग, नो फीडबैक एंड टू मच फॉर मेमोरी, मतलब मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाना, नो फीड हो गया, नो फीडबैक, कोई फीडबैक इसका नहीं मिलता है आपका, और कभी कभी बोरिंग भी हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग आपने पीपीई को लेके पोस्टर साइट पे डाल दिए, साइन बोर्ड्स डाल दिए, है ना। कोई मैसेज आपने वीडियो के द्वारा ट्रेनिंग्स दे रहे हैं तो वीडियो के द्वारा या
आप कंप्यूटर के द्वारा आप कुछ चीज़ें चला के दिखा रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, है ना। तो ये तमाम विजुअल कम्युनिकेशन है। मतलब आप ट्रेनिंग करते हैं तो ऑब्वियसली आप बात भी करते हैं, लेकिन कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें आप बड़े से एलसीडी या स्क्रीन पे आप वीडियो चला के भी वर्कर्स को समझाते हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ विजुअल ग्राफिक कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। वर्बल एंड ऑडियो इन्फॉर्मेशन प्रोविजन, साइंस नोटिस, अगेन ये मीन्स बता रखे हैं आपको इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करने के, किस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वर्बल हो सकता है, ऑडियो इन्फॉर्मेशन प्रोविजन हो सकता है, साइंस एंड नोटिस हो सकते हैं, पोस्टर्स हो सकते हैं, नोटिस बोर्ड्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेज हो सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन हो सकती है, न्यूज़ लेटर एंड पब्लिकेशंस हो सकती है, स्टैटिक डिस्प्ले हो सकता है। ये वो तमाम माध्यम हैं जिन माध्यम के द्वारा आप हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। कहाँ, किसके पास तक पहुंचा सकते हैं? एम्प्लॉयज़ के पास तक, वर्कर्स के पास तक, है ना, और रेलेवेंस पार्टीज़ के पास तक, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पोस्टेड ऑन नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड पर आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग, कि दूसरों को पता चले विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट साइड, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को और रेलेवेंस पार्टीज़ को, है ना। किस तरीके से क्या इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं नोटिस बोर्ड पे? तो नोटिस बोर्ड्स पे आप हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डाल सकते हैं, इवैक्यूएशन इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में नोटिस लगा सकते हैं, फर्स्ट एड के अरेंजमेंट्स के बारे में आप डिटेल अरेंजमेंट वहाँ डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप भर सकते हैं सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव्स की, और की इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स आप जानते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। टारगेट सेट फॉर रिडक्शन ऑफ एक्सीडेंट्स की, कम करने के लिए क्या टारगेट है वो आप डाल सकते हैं, अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपका। सेफ्टी कैंपेन्स के बारे में आप नोटिस बोर्ड पे डाल सकते हैं, ठीक है। ये वो सारे तरीके हैं कि आप इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन किस तरीके से किन किन माध्यमों में वर्कर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ और रेलेवेंट पार्टीज़ के साथ कर सकते हैं। तो आप विजुअल भी कर सकते हैं, वर्बल भी कर सकते हैं, रिटन भी कर सकते हैं, ठीक है। एकदम क्लियर करके चलें अपने दिमाग में। टू मैक्सिमाइज़ द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ नोटिस बोर्ड, मैक्सिमाइज़ करने के लिए इफ़ेक्टिवनेस ऑफ नोटिस बोर्ड के लिए आप ये कर सकते हैं, लोकेट करें प्रोमिनेंट एरियाज़ में, उन जगहों पे डिजिग्नेटेड जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत हो, जहाँ पे लोग आसानी से उसको अवेल कर सकें, पढ़ सकें, देख सकें, जान सकें, है ना, की जगहों पे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हो, क्लियर कट हो, ठीक है। मेक अ बोर्ड्स आई कैचिंग बनाएं, मतलब अच्छा कलर एंड ग्राफिक्स वगैरह इस तरीके से करें, है ना, अच्छा टिलीली अरेंज, अच्छे से उसको अरेंज करके रखें, ठीक है। आई कैचिंग भी हो साथ में, कि वो एक पढ़ने वाले को अच्छा लग रहा हो, मतलब आँख में चुभे भी ना, बट अच्छे से वेल मेंटेन्ड हो। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोऑपरेशन एंड कंसल्टेशन विद एम्प्लॉयज़, अगेन एंड ये याद रखें, ट्रेनिंग इज़ आ लीगल रिक्वायरमेंट, कंसल्टेशन इज़ ऑल्सो अ लीगल रिक्वायरमेंट। ये लीगल रिक्वायरमेंट, अगर ये नहीं किया आपने, इट मीन्स ऑल्सो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू एंड अगेंस्ट योर कंपनी, ठीक है। देख लें, कंसल्टेशन इज़ की टू मेंटेन अ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, ऑब्वियसली, ठीक। अकॉर्डिंग टू ILO कन्वेंशन C155, कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन एट द वर्किंग ग्रुप लेवल्स एंड द एंडियोवर and at all other appropriate levels up to and consisting of the national level, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव्स के फंक्शन आपको बता रखे हैं ILO के हिसाब से, इट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट टू हैव अ कंसल्टेशन प्रोविजन विद एम्प्लॉयज़, ठीक है। कंसल्टेशन किस तरीके, एंड कंसल्टेशन एंड कम्युनिकेशन में दोनों में फ़र्क जान लीजिए। कंसल्टेशन इज़ अ टू वे चैनल वेयर यू कैन कम्युनिकेट विद वर्कर्स और विद वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव, ये दो मतलब बात करने का साधन है। ये नहीं कि खाली आप बात करेंगे और अगला सुनेगा, अगला भी बात करेगा, आपके साथ बैठेगा, ना सिर्फ बैठेगा, मीटिंग में हिस्सा लेगा, वहाँ पे सेफ्टी कमेटी का डेवलप किया जाएगा, प्रोविज़न रखा जाएगा जहाँ पे वर्कर या वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव आके आपके साथ समस्याओं पे बात करें, है ना, हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी के अंदर। और उसमें हम लोग, आप जानते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग भी होते हैं। तो ये इसीलिए होता है कि परफॉर्मेंसेस को, इश्यूज़ को जाना जाए कि क्या कंडीशंस है और किन किन चीज़ों पे चर्चा होनी ज़रूरी है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर, ठीक है। फंक्शंस ऑफ द सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव के क्या फंक्शंस हैं ये बता दिए गए हैं, देख लें आप लोग एक एक करके, है ना। टू इन्वेस्टिगेट
सिचुएशंस दैट माइट इंक्रीज द रिस्क टू हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस पे जो हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर रिस्क को, खतरे को बढ़ाएं, उनको इन्वेस्टिगेट करें ऐसे सिचुएशंस को, है ना। तो इस तरीके से एक एक करके ये लोग, आप लोग खुद भी पढ़ लेंगे तो इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है ना, या आप लोग भी इंशाल्लाह आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अगेन हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी के बारे में। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, BOCW के हिसाब से इंडिया में हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल है ये कि हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी फॉर्म हो, और जब फॉर्म हो तो जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, उतने ही मेंबर्स वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव करने वालों की तरफ से भी रहेंगे, और वो कमेटी फॉर्म होगी और उसको एक बंदा चेयर करेगा। वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स पे, इश्यूज़ पे बात होगी और उनको रिजॉल्व किया जाएगा। इसलिए हम हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी फॉर्म करते हैं। क्लियर है? इसी हिसाब से हम ये UK लॉ के हिसाब से पढ़ रहे हैं अभी कि हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी को, कि जहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कॉम्पोजिशन बनेगी कमेटी वर्कर रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव के भी द्वारा, सेम जो हमारे BOCW में भी है। ठीक है। कंसल्टेशन 2 वे होती है, ये डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट मतलब अगेन छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी में जहाँ 30-40 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, और हमेशा इसको चेयर करता है अपर मैनेजमेंट का कोई भी एक बंदा, क्योंकि उसकी बात को लोग ज़्यादा सुनेंगे, वैल्यू देंगे। अगर हिरार्की में कोई छोटे लेवल का बंदा बात करेगा तो उसका जाहिर सी बात है इम्पैक्ट कम पड़ेगा। तो अगेन जो मोस्ट थोड़ा पावर में ऊंचा होगा वो बात करेगा तो उसकी बात को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। तो ये डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी होगी। डायरेक्ट होगी तो वहाँ हो सकती है जहाँ पे डायरेक्टर्स और बोर्ड्स के हायर मेंबर 20-30 वर्कर के साथ बात करना हो तो वो 1 to 1 बुला के बात कर सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को जान सकते हैं। बट जहाँ पर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 500, 1000, 10,000 वर्कर्स काम कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सबसे एक साथ बात करी जाए। तो वहाँ पर वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, और रिप्रेजेंटेटिव कैन बी अ सुपरवाइज़र और कैन बी एनीवन विच वर्कर्स प्रीफर्स टू चूजेस। ठीक है, तो उनको चूज़ करेंगे तो वो मैनेजमेंट के साथ फिर बैठेंगे सेफ्टी कमेटी के अंदर, और फिर वो बातचीत करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर। डायलॉग्स होगा, क्या कहाँ पे कमी है या क्या इम्प्रूव करना है, नहीं करना है, इश्यूज़ के ऊपर। ठीक है, तो क्लियर है। वर्कर रिप्रेजेंटेटिव आ गया, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव आ गया। कंपोजिशन of committee is not laid down and is decided by employer. It is compromised. ये मैनेजमेंट की एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है इसको चेयर करना, इसको फॉर्म करना, इसको बनाना। ध्यान में रखें, है ना। वो सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में दे दी गई हैं यहाँ पे, और इसका मकसद यही है जो भी इश्यूज़ रेज हों उन पर एक्शन हो और उसको ख़त्म किया जाए। यहाँ पर आप एक एक करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ इसीलिए कि रिजॉल्व करें इश्यूज़ को जो भी कमेटी के अंदर निकलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से कंसल्टेशन ये होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट इसको कवर करते हैं। राइट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, हेल्थ एंड सेफ्टी के रिप्रेजेंटेटिव के राइट। तो ILOC 155 के अंतर्गत ये रिक्वायरमेंट है कि एम्प्लॉयज़ की प्रोटेक्शन और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की, है ना। ये राइट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव दे रखा है आपको ILOC 155 के हिसाब से, कि प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ और उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स की लीगली तौर पे जो वो कम पॉलिसी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं और कानूनन ढंग से हर एक कार्य को एक्शन ले रहे हैं, तो फिर ये वाजिब होता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो उनकी प्रोटेक्शन करे और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के भी प्रोटेक्शन करें, क्योंकि वो आपकी पॉलिसी को फुलफ़िल कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट का वो पालन कर रहे हैं, है ना। तो आप भी लीगली अंतर्गत उनको सुरक्षा प्रदान करें। ठीक, एम्प्लॉयज़ एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द एंडेवर आर प्रोवाइडेड। और फिर एम्प्लॉयज़ और रिप्रेजेंटेटिव्स को आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, करेक्ट ट्रेनिंग, है ना। कौन कौन से मौक़ों पे ट्रेनिंग होती है वो आप धीरे धीरे आगे स्लाइड पे जानेंगे, लेकिन करेक्ट ट्रेनिंग हर मौके पे जब जब होनी चाहिए, हर उस अपॉर्चुनिटी पे, लेवल्स पे ट्रेनिंग उनको मिलने का राइट है, तो वो आप प्रदान करें। ठीक, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोसीजर शैल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर फॉर द वर्कर। और वर्कर के ऊपर कोई आप अखराजात मतलब खर्चे वर्कर से ना वसूलें, कि वर्कर से, लेबर से आप खर्चा वसूल लें हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए या प्रोसीजर्स का पालन करवाने के लिए, ये इलीगल है। आप तो क्लियर हुआ। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आइए, ये आया हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी कंसल्टेशन। ठीक है, कंसल्टेशन जान लें, ये लीगल रिक्वायरमेंट है। कंसल्टेशन का मतलब होता है 2 वे प्रोसेस, मतलब दोनों तरफ से जहाँ बातचीत हो रही हो, आप भी बात करें, अगला भी बात करे, आप उसकी सुने, वो आपकी सुने, समस्या का हल निकले, है ना। कंसल्टेशन 2 तरह की होती है, डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। मैं एक एक करके बता दूंगा। हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी का मकसद था
रिप्रेजेंटेटिव एक वर्कर की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हो, एक मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो, वर्कर्स की तरफ से क्या कितने नंबर हैं रिप्रेजेंटेटिव के, मैनेजमेंट के कितने नंबर्स हैं, फिर एक कमेटी फॉर्म की जाए, फिर उसको एक चेयर करे, है ना, और प्रॉब्लम्स को, हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करे। ये हेल्थ एंड सेफ्टी का मकसद है बनाने का। कंसल्टेशन टू वे प्रोसेसेस है, ठीक है। एक चीज़ याद रखें, कंसल्टेशन एंड कम्युनिकेशन जो हम पढ़ रहे हैं, कंसल्टेशन और कम्युनिकेशन का फ़र्क जान लिए। कम्युनिकेशन के जो हमने पढ़े वर्बल और आपका रिटेन एंड ग्राफिक्स, वो तीनों जो थे उस तीनों में आपके यहाँ ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, इंटरव्यू आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना, इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं, मतलब वो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुँचा रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग्स को, अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को, हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ को दूसरे तक पहुँचा रहे हैं with the help of verbal communication and written and with the help of graphic। बट कंसल्टेशन कम्युनिकेशन से अलग है। कम्युनिकेशन में आप कंसल्टेशन नहीं कर रहे होते हैं, मतलब बैठ के दो पार्टीज बात करके मसले पे हल नहीं कर रही होती हैं, ये जो है ये कंसल्टेशन में होता है। इसीलिए सबसे बड़ा फ़र्क है कंसल्टेशन और कम्युनिकेशन का। कंसल्टेशन में मसले पर हल होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ पर, और दो पार्टीज़ बैठती हैं, सामने से आप हैं, रिप्रेजेंटेटिव वर्कर्स हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी फॉर्म हुई, ये कंसल्टेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, समझ गए। लेकिन ऐसा कम्युनिकेशन में नहीं होता। कम्युनिकेशन में सिर्फ आप अपनी ट्रेनिंग्स को दूसरे को बता रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। कोई नोटिस है तो उसके बारे में बता रहे हैं, कंपनी का कोई प्लान है तो आपने मेल भेज दिया, तो आपने अपनी मतलब जवाबदेही या अपनी जो बात थी कम्युनिकेट करना था आगे तक पहुंचा दिया। पोस्टर चिपका है तो आप अपने पोस्टर से एक बात पहुंचाना चाह रहे हैं तो आपने कम्युनिकेट कर दिया उस पोस्टर्स के द्वारा, समझ रहे हैं। तो ये फ़र्क याद रखिएगा, बहुत अहम है। बहरहाल आप समझ गए। कंसल्टेशन डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है, लीगल रिक्वायरमेंट है। डायरेक्ट का मतलब अगर छोटी कंपनी है तो डायरेक्टर्स, अपर मैनेजमेंट, हमेशा कंसल्टेशन में जो अपर मैनेजमेंट सीनियर बंदा है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी, इसीलिए वो मेन है। वो अगर छोटी कंपनी है, छोटे लेबर्स हैं 30-40 बस, तो एक एक करके बात कर सकता है, डायरेक्ट कंसल्ट कर सकता है। बट अगर बड़ी कंपनी है, 1000-500 लेबर है, तो वहाँ पर डायरेक्ट नहीं हो सकता, तो वहाँ इनडायरेक्ट कंसल्टेशन होगी। तो वहाँ पर क्या होगा, वर्कर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे कि भाई हमारा ठेकेदार ये है, ये सुपरवाइज़र रहेगा हमारी तरफ से, 100 लेबर को रिप्रेजेंट ये करेगा। ऐसी 500 लेबर ने 5 रिप्रेजेंटेटिव चुने और 5 रिप्रेजेंटेटिव कंपनी की तरफ से हैं, और इनको एक बंदा चेयर करेगा। इस तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी फॉर्म होती है। और इस तरीके से आप देख लीजिए, ये इनडायरेक्ट कंसल्टेशन का तरीका हो गया, रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए गए एम्प्लॉयज़ द्वारा, वर्कर्स द्वारा, और इस तरीके से बात हो गई, समझ गए। और इस तरीके से प्रॉब्लम्स का हल निकाला जाता है, और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फ़र्क है। आगे चलते हैं, महीने में होनी चाहिए, ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी कंसल्टेशन, टिपिकल इश्यूज़, कौन कौन से इश्यूज़ पे बात हो सकती है, तो कुछ इश्यूज़ यहाँ पे बता रखे हैं। कोई नया तरीका, नया मेजर्स आया हो जो हेल्थ एंड सेफ्टी को अफेक्ट करे, बंदों को अफेक्ट करे साइड पे, कोई नए मेजर्स हो, नए टेक्नोलॉजी हो, नई मशीनरी हो, कोई न्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप, तो आप बताएंगे। कोई नया एडवाइज़र आया हो हेल्थ एंड सेफ्टी का, हो कोई बंदा हो, कोई नया एम्प्लॉय हो, कोई इस तरीके का जो एडवाइस कर रहा हो टॉपिक्स के ऊपर, तो आप बताएंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग प्लान है, आप हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग प्लान्स आपने मैट्रिक्स तैयार करी, मंडे को हम इस एक्टिविटी पे ट्रेनिंग करेंगे, फ्राइडे इस पे करेंगे, ये हमारा प्लान है। वर्क एट हाइट भी करेंगे, हॉट वर्क पे भी करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिकल पे भी करेंगे। तो खास ख्याल रखें, हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग प्लान जब आप करेंगे तो आप कमेटी में मेंबर्स के साथ, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बात करें, क्योंकि पता चले कि जो वर्कर साइड पे काम कर रहे हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव आपको बताएगा कि बंदे ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, दे आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द हेल्थ एंड अबाउट द वर्क एट हाइट सिस्टम और अबाउट द हॉट एंड वर्क, सो दे डू नॉट नीड टू लिसन टू इट अगेन। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, उनको ऑलरेडी इस पर ट्रेनिंग दे के, हाँ टाइम बचता है तो आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ दे आर ऑलरेडी अवेयर एंड इफ़ दे आर competent enough to carry out the work at height activity and they know about the work at height procedures, then there is no need to give them again training। I mean, दे सकते हैं आप, जॉब स्पेसिफिक टूल बॉक्स हो रही है वो आप करें, वर्क एट हाइट करने का टाइम वो तो रिक्वायरमेंट है, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग करें। बट मेरी बात से गलत ना समझें, गलत इन द सेंस क्लियर हो जाए कि फालतू में आपके पास टाइम की भी कमी है, आपके पास अगर मैनेजमेंट में आप प्लान कर रहे हैं तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो उस लिमिटेड टाइम में आप ज़्यादा उस ट्रेनिंग को दें जिनके बारे में वो बंदे साइट पे नहीं जान रहे हैं, वो ट्रेनिंग पहले दें बनिस्बत उसके कि जिनके बारे में उनको पहले से ही पता है ना। तो जो पहले से पता है उनके बारे में आप ट्रेनिंग दे के कोई फ़ायदा नहीं है, उनके बारे में आप ऑलरेडी जॉब स्पेसिफिक टूल बॉक्स में डिस्कस हो जाएगा जब वो करने जाएंगे वर्क एट हाइट या हॉट वर्क, तो उनको बता दिया जाएगा उसी टाइम पर,
अगेन रिपीट कर दिया जाएगा, तो उनको पहले से पता है, वो रिपीट सुन के और उनमें इंशाल्लाह उनको मालूमात और उनकी तेज़ हो जाएगी। बट लिमिटेड टाइम में आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप 1 घंटे के लिए उनको बुलाएं और बताएं वर्क एट हाइट के बारे में, वो भी कहेंगे सर हम तो पहले से ही वर्क एट हाइट जानते हैं बट हम फायर के बारे में नहीं जानते हैं और हमारे काम में फायर इन्वॉल्व है, तो आप हमें पहले 1 घंटा फायर के बारे में बता दें, वर्क एट हाइट के बारे में छोड़ दें। समझ गए? तो इसीलिए ये ट्रेनिंग प्लान करते हुए रिप्रेजेंटेटिव से कंसल्ट करें ताकि रिप्रेजेंटेटिव बताए कि वर्कर्स क्या क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, तो आपको आसानी मिलेगी प्लान डेवलप करने में ट्रेनिंग का। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी पे भी कंसल्ट करना, ठीक है। वर्कर्स फीडबैक ले, एम्प्लॉयज़ हैव प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ देयर वर्क एंड वर्क प्लेस, reporting arrangements should exist, feedbacks can be carried out in person or through an organization, ठीक है। इंसानियत, वर्कर्स फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, क्या एम्प्लॉयज़ को प्रैक्टिकल नॉलेज है, किसके बारे में है, क्या वो जानते हैं क्या वो नहीं जानते, रिपोर्टिंग अरेंजमेंट्स कैसा है, रिपोर्टिंग अरेंजमेंट्स के बारे में पता भी है कि नहीं, कहाँ हो रहा है नहीं हो रहा, वो जान रहा है ये जान रहा है या वो जानता है या ये नहीं जानता है, किस में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को कुछ समझने में। फीडबैक आप 1-to-1 पर्सनल भी ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या थ्रू द या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम है, नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है, अपनी कोई एप्लीकेशन है जिसके द्वारा एक दूसरे के पास एम्प्लॉयज़ के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट कवर करते हैं ट्रेनिंग देखिए, ट्रेनिंग भी जो है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को एनहांस करती है एंड इट इज़ ऑल्सो अ लीगल रिक्वायरमेंट। देखिए क्लियर हो गया यहाँ पर, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक। ट्रेनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इज द प्लान्ड formal process of acquiring and practicing knowledge and skills in a relative safe environment. When do you need to train? At induction, change in job process, new technology, new legislation. ट्रेनिंग आपको पता है, बंदे को बताया जाता है ताकि उसको जागरूक किया जाए, उसको नॉलेज उसकी बढ़ाई जाए उसके काम के संबंध में, है ना। तो उसको आप अवेयर कर रहे होते हैं, है ना, खतरों के बारे में, कंट्रोल मेजर्स के बारे में, उसकी कॉम्पिटेंसी मजबूत करती है ट्रेनिंग। तो कब कर सकते हैं? इंडक्शन पे, सेफ्टी इंडक्शन ऑब्वियसली करते हैं। कोई जॉब के अंदर चेंज आ गया, फॉर एग्जांपल एक्सकेवेशन जॉब हो रही थी, बंदे एक्सकेवेशन कर रहे थे, अब एक्सकेवेशन के अंदर करते जॉब के अंदर कुछ और चेंजेस आ गए, अब वो एक्सकेवेशन जॉब डे में हो रही थी, अब वो नाइट में होने लग गई, है ना, कुछ प्रोसेस में चेंज आ गए, है ना। इस तरीके का जो भी होता है तो आप फिर उसको बताएंगे, ट्रेनिंग करेंगे। एक्सकेवेशन से सीधा वर्क एट हाइट पे लेके ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। न्यू टेक्नोलॉजी, इसी तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी, कोई साइट्स पे प्रोजेक्ट के ऊपर नई टेक्नोलॉजी आ गई, फॉर एग्जांपल कोई बंदा था अभी फॉर एग्जांपल हाइड्रा चला रहा था, अब हाइड्रा से चलाते आप उसको एकदम से टावर क्रेन पे भेज देंगे तो ऑब्वियसली चेंज है ना उसके लिए। या न्यू टेक्नोलॉजी, आपके प्रोजेक्ट पे हाइड्रा ही चल रही थी, टावर क्रेन अभी तक आई नहीं थी, अभी अब टावर क्रेन इंस्टॉल होने लग गई। अब आप थोड़ी उसको बोलेंगे हाइड्रा जो चला रहा था ऑपरेटर को, भाई तू जाके मोबाइल के और टावर क्रेन चला ले, नहीं कर सकते ना, चेंज आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, मशीन पर नया इक्विपमेंट आ गया, तो ये आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से न्यू लेजिस्लेशन है, कानूनन में कोई चेंज आ गया, एक्ट्स में, स्टैंडर्ड्स में कोई चेंज आ गया तो ट्रेनिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द सेफ्टी कल्चर। और ये अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यान दें, चैप्टर 3 को, ऑटो एलिमेंट्स को। अगेन एटलीस्ट 40 मार्क्स 30 मार्क्स के क्वेश्चन 100 में से इसी एलिमेंट में से इंशाल्लाह आप देखेंगे और आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे कि सर आपने बिल्कुल सही बोला था, जो जैसा था वैसा हुआ है। क्योंकि मेरा फ्रेंड्स, मैंने, आप यकीन माने, 20 सिनेरियो एटलीस्ट सॉल्व किए हैं, 20 अपना पेपर देने से पहले 20 सिनेरियोज़ पे प्रैक्टिस की है। यानी मैंने 1.5 साल जितने क्वेश्चन पेपर निबोश ने आईजीसी पे बनाया ना, मैंने उन 1.5 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, समझ रहे हैं। तो मेरा खुद का रिसर्च है कि 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन इसी एलिमेंट में से आते ही आते हैं, है ना। आगे कवर करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द सेफ्टी कल्चर, अवेयरनेस ऑन पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है सेफ्टी कल्चर पे ट्रेनिंग का। देखिए, अवेयरनेस ऑन हैजर्ड रिस्क कंट्रोल्स के बारे में, खतरे पता चलते हैं, सही बात है, कंट्रोल कैसे किया जाएगा उनके बारे में, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के बारे में, साइट रूल्स के बारे में, इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में,
करेक्ट यूज़ ऑफ टूल्स के बारे में, रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स के बारे में, पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। अच्छी असर पड़ती है ट्रेनिंग से, ट्रेनिंग के ही द्वारा अच्छा असर पड़ता है, इफेक्टिवली बंदे जान जाते हैं खतरे के बारे में, कंट्रोल मेजर्स के बारे में, रिस्क असेसमेंट्स के बारे में, आपकी रिस्क असेसमेंट आपने कैसे कैसे क्या फाइंडिंग्स है, या एसओपी सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में, सेफ वर्किंग मेथड के बारे में, मेथड स्टेटमेंट के बारे में, जेएसए के बारे में, साइट स्पेसिफिक रूल्स क्या हैं वो ट्रेनिंग के माध्यम से जान जाते हैं। इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या हैं, आग लगने में कहाँ भागना है, भूकंप के टाइम में बिल्डिंग कैसे खाली करनी है, इसी तरीके से कोई नेचुरल कैलामिटी डिज़ास्टर के टाइम पे क्या करना है, किस तरीके से करना है, करेक्ट यूज़ ऑफ टूल्स क्या होंगे वो जान जाते हैं ट्रेनिंग्स के माध्यम से। रिपोर्टिंग कैसे करनी है एक्सीडेंट के टाइम पे, इंसिडेंट के टाइम पे, नियर मिस में क्या करना है, फायर के टाइम पे क्या करना है, रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स क्या होने वाले हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने वाली हैं। ये ट्रेनिंग्स का एक अच्छा असर है, ट्रेनिंग्स ये सब कवर करती है, तभी तो आप ट्रेनिंग्स का बहुत बड़ा योगदान होता है ना सेफ्टी कल्चर के ऊपर पॉजिटिवली। और अगर यही ट्रेनिंग्स आप लैक करेंगे तो अगेन देखिए ये नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपके पास ट्रेनिंग्स प्रोविज़न नहीं है, ख़राब ट्रेनिंग के इंतज़ाम है, बंदे जानते ही नहीं हैं, बिना ट्रेनिंग के काम पे आ रहे हैं, ट्रेनिंग के बिना ही काम कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ अ नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। ट्रेनिंग, न्यू एम्प्लॉयज़ इंडक्शन टॉपिक्स, कोई भी आप जानते हैं, आप तो मोस्टली फ्रेंड्स बहुत कॉमन है हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन करते ही हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन के टॉपिक्स ध्यान रखें क्या क्या करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, निबोश पूछ सकता है, व्हाट शुड यू इंक्लूड while giving health and safety induction trainings to the newly joined employees, है ना। जिन बंदों ने नया ज्वाइन किया है उनको कौन कौन से हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन देते हुए टॉपिक्स को आपको इंक्लूड करना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए ये है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। बहुत सारे फ्रेंड्स तो मुझे लगता है उनके लिए ये शॉकिंग होगा या सरप्राइज़ होगा, उनको पता ही नहीं होगा हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन में ये दिया जाता है। हम लोग सिंपली सोचते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी में वर्क एट हाइट के बारे में बता देंगे और रिस्क और हॉट वर्क के बताएंगे, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या होती है ये बताएंगे, ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं है, देखिए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बतानी पड़ेगी, इमरजेंसी प्रोसीजर्स बताना पड़ेगा, फर्स्ट एड बताना पड़ेगा, वेलफेयर फैसिलिटीज़ क्या है, पीने का बाथरूम की क्या फैसिलिटीज़ है, एक्सीडेंट रिपोर्टिंग कैसे होने वाली है, कंसल्टेशन अरेंजमेंट्स क्या है, सेफ्टी रूल्स स्पेसिफिक क्या है साइट रिलेटेड या कंपनी रिलेटेड, पीपीईज़ के बारे में, वेदर पीपीईज़ इट कैन बी मैंडेटरी पीपीज़ और अबाउट द जॉब स्पेसिफिक पीपीज़, है ना। सेफ वर्किंग एंड परमिट्स के बारे में बताना पड़ेगा, रिस्क असेसमेंट सिस्टम क्या है उसके बारे में, कंपनी ड्रिंक एंड ड्रग्स पॉलिसी जो कि आप पी के नहीं आएंगे, खा के नहीं आएंगे, ये पॉलिसी के बारे में। ये तमाम टॉपिक्स है जो हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन के अंदर इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कवर करते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस, टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हैजर्ड एंड रिस्क प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सीडेंट हिस्ट्री, एनी स्टैट्यूटरी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स। ट्रेनिंग एक जरिया एनालिसिस करने का। आप ऐसे ही मुंह उठा के ट्रेनिंग नहीं कर देंगे, चलो हाइट किट कर दी हॉट, ऐसे नहीं। एनालिसिस करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम क्या है, क्या एक्टिविटीज़ है, क्या मशीनरीज़ है, क्या खतरे हैं, बंदे किस तरीके के हैं, इन तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। लॉस की क्या रिक्वायरमेंट है, अगर वर्क एट हाइट कर रहे हैं तो क्या इंडिया के अंदर कोई ऐसा कानून है जो वर्क एट हाइट के कार्य को करने से पहले कुछ कानून की पाबंदियां हैं कि आपको ये एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, अगर है तो उनका ख्याल रखना पड़ेगा। ये तमाम एनालिसिस करना पड़ेगा। ये एनालिसिस के बाद आप ट्रेनिंग्स को इफ़ेक्टिवली कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये पता ही नहीं है तो फिर आप इफ़ेक्टिवली नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे बहुत तमाम चीज़ों के। नेक्स्ट कवर करते हैं ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग डिलीवरी। मेथड ऑफ ट्रेनिंग डिलीवरी, ट्रेनिंग देने के क्या क्या मेथड्स हैं। लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स के ज़रिए आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब के द्वारा, जॉब पर आते वक्त, जॉब के टाइम ट्रेनिंग दे सकते हैं। मेंटोरिंग, मेंटोरिंग कर सकते हैं, एज अ मेंटोर, एज अ ट्यूटर आप बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेक्चर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर के हेल्प के द्वारा कर सकते हैं। इसी तरीके से और इंटरेक्टिव ट्रेनिंग है, डिस्टेंस लर्निंग है, वर्कशॉप्स है, लर्निंग सेंटर्स है। ये तमाम वो माध्यम है जिनके माध्यम के द्वारा ट्रेनिंग होती है। आप भी जानते हैं वर्कशॉप के द्वारा भी होती है, लर्निंग सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं ऑब्वियसली, तो उनके द्वारा भी आपके पास ट्रेनिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ट्रेनिंग के ऊपर 5-6 ऑलरेडी स्लाइड कवर हो गई। इट मीन्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ट्रेनिंग को आसान में ना लें, क्योंकि इसके ऊपर मैंने जो दिया था तो मेरे 10 नंबर का एक क्वेश्चन आया था कि
क्या क्या ट्रेनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। तो मैंने तो अल्लाह के करम से किया था, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, मुझे उसमें से 10 में से 9 नंबर आए थे ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है। तो आपको भी क्लियर होना चाहिए क्या क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन का खास ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि ये सारे फैक्टर्स पढ़ लिए और हमने सोचा कि ठीक है ये है, रट लेते हैं, इसी तरीके से आंसर देना है, ऐसा नहीं है। सिनेरियो में जो ऑर्गेनाइजेशन की कहानी आएगी, उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा कि उन ऑर्गेनाइजेशन में क्या कमियां, और फिर उन कमियों को देखते हुए, या कमियां नहीं होंगी तो अच्छाइयाँ होंगी, जो भी होंगी उनको देखकर पूरा एनालिसिस करके उनको मद्देनज़र रखते हुए फिर हमें रिकमेंड करना है कि इनको अभी ये ट्रेनिंग करनी है, इनको अभी इस ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, इसको अभी इस ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। समझ रहे हैं? उनको बताना है कि इस कंपनी को ये ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम बता देंगे ठीक है वर्क एट हाइट भी कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं, उनकी रिक्वायरमेंट को बताना है, ठीक है। तो अगेन देखते हैं ट्रेनिंग लेवल ऑफ सुपरविजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनिंग का मकसद ये नहीं है कि हमने बात करा, इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया और बता दिया, ब्रीफ कर दिया, नहीं। इस तरीके से बंदे सेफ वर्क नहीं करते कि खाली आपने ट्रेनिंग में उन्हें बता दिया और वो जाकर आप उम्मीद करें कि वो फटाक से वो सारी नॉलेज को अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। लेवल ऑफ सुपरविजन, एक एडिक्वेट सुपरविजन मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं। तो लेवल ऑफ सुपरविजन में खास ख्याल रखें एज ऑफ द एम्प्लॉय, यहाँ पे वो तमाम फैक्टर्स बता दिए गए हैं कि जो भी ट्रेनिंग के टाइम पे आप बंदों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उन बंदों को ट्रेनिंग देते टाइम इन चीज़ों का खास ख्याल रखें, तमाम फैक्टर्स का। बंदे की एज क्या है, एम्प्लॉय की एज क्या है, क्या वो बंदा पहले से जनरली काम के बारे में उसको कोई तजुर्बा है भी कि नहीं है, खतरों के बारे में उस तरीके के, या स्पेसिफिक कोई काम हो रहा है जो आप स्पेसिफिक जो आप करवाने वाले हैं उसके बारे में उसको जानकारी है कि नहीं है, कुछ खतरों के बारे में, कंट्रोल मेजर्स के बारे में जानता भी है कि नहीं है। वर्क नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी, वर्क नेचर क्या है, कितना कॉम्प्लेक्स है नहीं है, उसके बारे में उसको ज्ञान है कि नहीं है। पर्सन्स स्किल्स, उसके स्किल्स क्या हैं, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है काम को लेके, ठीक है। उसका एटीट्यूड एप्टीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है काम को लेके, साइट पर है ना, एक्टिविटी को लेके। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एंड एनी स्पेसिफिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स अप्लाइंग टू द टास्क, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, और कोई भी खास रिक्वायरमेंट, स्पेशल रिक्वायरमेंट एक्टिविटी को, जो अब स्पेसिफिक एक्टिविटी को लेकर अगर है टास्क को, तो उसको भी इंश्योर करना है। ये तभी हो सकता है जब लेवल ऑफ एडिक्वेट सुपरविजन हो ट्रेनिंग के टाइम पे। खाली ये नहीं कि ट्रेनिंग दी ब्ला 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 और निकल गए। मॉनिटरिंग सुपरविजन हो, बंदा एक कॉम्पिटेंट हो जो सुपरवाइज करके चीज़ों को, ये सारे फैक्टर्स को इंश्योर करे जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि उनमें ये फैक्टर्स पे वो खरे उतर भी रहे हैं कि नहीं उतर रहे, ठीक है। द एम्प्लॉयज़ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एनी स्पेशल नीड्स दैट ही शी मे हैव, एम्प्लॉय कम्युनिकेशन स्किल्स उसका देखना है ना, कैसा है, और कोई ऐसी खास ज़रूरत काम को लेकर जो होनी चाहिए तो उसके अंदर वो मौजूद है कि नहीं। तो ये तमाम ट्रेनिंग फैक्टर्स हैं लेवल ऑफ सुपरविजन के टाइम पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अब ये 3.2 भी कंप्लीट हुआ, 3.1 और 3.2। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत बहुत कुछ अच्छे से समझ में आएगा इंशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो इतनी डिटेल्ड कमिटमेंट के साथ बनाने के लिए, आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा सकूँ। तो आप लोग इसे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, देखें इस चीज़ों से। और मेरी टाइम टू टाइम वीडियो आती रहेगी उनके लिए जो IG1 का एग्ज़ाम जिनको देना है, या जो भी उनको हेल्प चाहिए, या पूछें आप कमेंट में, उसके लिए ही आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको और जल्दी उससे मदद मिले, है ना। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।